हेलो स्टूडेंट, मैं दिविता शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के टॉपिक बूलियन फंक्शन को और उसमें हम पर्टिकुलरली कवर करेंगे बूल्स एक्सपांशन थ्योरम को। ये लेक्चर 2 है बूलियन फंक्शन पर और लास्ट लेक्चर में हमने बूलियन फंक्शन की डेफिनेशन को देखा था, बूल्स थ्योरम को हमने देखा था और हमने देखा था मिनिमल बूलियन फंक्शन की डेफिनेशन को, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म को एंड कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म को हमने समझा था। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हमको बूल्स एक्सपांशन थ्योरम समझना है तो सबसे पहले हमको समझना होगा इस थ्योरम को, क्योंकि ये एज अ टूल वहाँ वर्क करता है। तो इस थ्योरम को हम पहले देख लेते हैं। तो ये जो थ्योरम है ये हमसे क्या कहता है, ये जो थ्योरम है 3 पार्ट पे डिवाइड है। सबसे पहले मैं इसको रीड आउट कर देती हूँ। टू प्रूव इफ इन कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म और कंप्लीट कैनोनिकल फॉर्म इन n वेरिएबल्स, each variable is assigned arbitrarily the value 0 and 1, 0 or 1, then just one term will have value 1 while others will have value 0। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है क्वेश्चन थ्योरम। तो देख लेते हैं पहला क्या कहता है कि एक उसको तो कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म चाहिए। ठीक है, कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म हम उसको दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसका प्रूफ नहीं बताया है थ्योरम का, इसका सिर्फ मैंने वेरिफिकेशन पार्ट आपको बताया है ताकि आपको इसकी एप्लीकेशन समझ में आ जाए, ताकि हम वहाँ यूज़ करें तो आपको क्लियर रहे सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने एक बूलियन फंक्शन लिया हुआ है, 2 वेरिएबल पे लिया हुआ है और उसका मैंने कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म भी लिख लिया है। नेक्स्ट ये फर्स्ट पार्ट हो गया थ्योरम का। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है कि n वेरिएबल पे, देन ईच वेरिएबल इज असाइंड आर्बिट्ररी द वैल्यू 0 और 1। अब हमको ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो x और y हैं, इनकी वैल्यूज़ हमको क्या करनी है, 0 और 1 पुट करनी है। तो जितने आर्बिट्ररी का मतलब है जितने मैक्सिमम हमको कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 0 1 के, वो हमको बनाने हैं। तो n वेरिएबल पे जितने बन सकते हैं उतने बनाएंगे। तो हमने यहाँ मोर स्पेसिफिकली 2 वेरिएबल पे बूलियन फंक्शन लिया हुआ है। तो हमारे जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं टेबल पे। तो ये मैक्सिमम 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं 0 1 से, तो वो हमने यहाँ पे लिया हुआ है। नेक्स्ट इसका जो थर्ड पार्ट है जो कि हमको प्रूव करना है ना। तो 2 चीज़ हमको दी हुई है गिवन पार्ट में कि एक डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म ले लीजिए, कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, और वैल्यू असाइन कर लीजिए 0 और 1 की। तो जब भी हम ऐसा करते हैं तो हमको मिलना क्या चाहिए, वैल्यू 1 मिलनी चाहिए एक टर्म की, और बाकी वाइल द अदर्स विल हैव वैल्यू 0। तो टर्म्स का मतलब क्या होता है, ये जो एक टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, तो ये हमारी टर्म है जो प्लस से ऑपरेट होते हैं मोनोमियल्स, या जो प्लस से ऑपरेट होते हैं मिनिमल बूलियन फंक्शन, वो मिनिमल बूलियन फंक्शन ही क्या होती हैं, उनकी टर्म्स होती हैं। तो एक ही टर्म ऐसी मिलेगी हमको जिसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, वाइल अदर्स विल हैव वैल्यू 0। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है, ये इसका थर्ड पार्ट था। तो ये तो हम प्रूव करेंगे, तो लास्ट में देखते हैं अपन। तो मैंने यहाँ एक बूलियन फंक्शन ले लिया 2 वेरिएबल का। नेक्स्ट मैंने इसका कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म रख लिया। ये हमने लास्ट क्लास में देखा हुआ था कि कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म कैसा होता है, और 2 वेरिएबल पे भी हमने लिखना सीख लिया था। तो कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म के लिए सबसे पहले तो ईच टर्म मस्ट बी अ मिनिमल बूलियन फंक्शन, मिनिमल बूलियन फंक्शन होनी चाहिए, तो यहाँ पे है। और कंप्लीट होने के लिए इसके जो डिस्टिंक्ट टर्म है बूलियन फंक्शन के, वो कितने होने चाहिए, जितने मैक्सिमम बूलियन फंक्शन हो सकते हैं एंड इन दैट वेरिएबल। तो यहाँ 2 वेरिएबल पे, तो 2 वेरिएबल पे कितने हो सकते हैं, 2 की पावर n, यहाँ n क्या होता है, वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल, तो 2 की पावर 2 विच इज़ इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 4। तो मैक्सिमम टर्म्स कितनी बन सकती है, 4। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 4 टर्म बन रही है, 1 2 3 4। तो ये जो डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है, ये कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म हमने लिख लिया। नेक्स्ट चीज़ हमको सेकेंड जो पार्ट है इसका क्या है, वैल्यू असाइन करनी है। मैक्सिमम जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 0 1 के, इन वेरिएबल को असाइन करने के, वो हम असाइन कर लेंगे। तो हमारे पास 2 वेरिएबल था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने पहले केस में रखा दोनों को 0, फिर एक में रखा फर्स्ट वाले को 0, फर्स्ट वाले को 1, सेकंड वाले को 0, और थर्ड वाले में रखा फर्स्ट वाले को 0, सेकंड वाले को 1, और फिर रखा दोनों को 1। तो ये हमने किया। अब अकॉर्डिंग टू दिस अब हमको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने ये चीज़ भी यहाँ लिख ली और इनकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको x डैश और y डैश की भी वैल्यू चाहिए। तो देख लेते हैं क्या होगी। अगर x की वैल्यू 0 है तो x डैश की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट
मैंने कल भी आपको बताया था, कॉम्प्लीमेंट मतलब अपोजिट। तो यहाँ दो ही वैल्यू है तो उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, जीरो है, तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, वन ही हो जाएगा। तो ये जीरो है तो ये वन हो गई। अब यहाँ वाई जीरो है तो वाई डैश क्या हो गया, मेरा वन हो गया। अब एक्स इंटू वाई मतलब एक्स की वैल्यू जीरो है, वाई की वैल्यू जीरो है, तो एक्स इंटू वाई मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे ही एक्स डैश इंटू वाई करेंगे अगर हम, तो एक्स डैश की वैल्यू मेरी क्या है यहाँ पे वन है, और वाई की वैल्यू मेरी क्या है, जीरो है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे ही मेरा एक्स वाई डैश अगर मेरे को लेना है, तो एक्स की वैल्यू मेरी क्या है, जीरो है, वाई डैश की वैल्यू मेरी वन है, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो आ जाएगा। ऐसे ही मेरा एक्स डैश वाई डैश लेना है, तो एक्स डैश की वैल्यू वन है और वाई डैश की वैल्यू वन है, तो दोनों का प्रोडक्ट वन हो जाएगा। तो आप इस पर्टिकुलर केस पे देख पा रहे हैं कि अगर हमने ये कॉम्बिनेशन लिया है तो एक ही टर्म है जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है। मतलब कौन सी टर्म है, एक यही टर्म है जिसकी वैल्यू वन आ रही है, वाइल अदर्स विल हैव वैल्यू जीरो। इसकी वैल्यूज क्या आ गई, वी गेट दिस वैल्यू जीरो। तो इनकी वैल्यू हमको क्या मिल रही है, यहाँ पे जीरो मिल रही है। तो यहाँ पे अगर ये कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं तो ये थ्योरम क्या हो रहा है, वेरीफाइड हो रहा है। ऐसे ही हमको पॉसिबल जितने भी कॉम्बिनेशन थे सब पे हमको ये वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ पे वन जीरो लिए, तो एक्स वन है तो एक्स डैश जीरो हो जाएगा, वाई जीरो है तो वाई डैश वन हो जाएगा। सेम यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर करके देखिए, एक्स वाई का वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, एक्स डैश वाई का करेंगे तो एक्स डैश मेरा जीरो है, वाई मेरा जीरो है, तो दोनों का मल्टीप्लाई जीरो आ जाएगा। एक्स वाई डैश करेंगे तो एक्स की वैल्यू वन है, वाई डैश की वैल्यू वन है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आ जाएगी। ऐसे ही एक्स डैश की वैल्यू जीरो है, वाई डैश की वैल्यू वन है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा। अगेन आपने देखा कि इस कॉम्बिनेशन पे भी, इस वाले जो कॉम्बिनेशन पे भी एक ही टर्म की वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है। वो इस टर्म की वैल्यू ही क्या आ रही है, वन आ रही है, वाइल अदर हैव वैल्यू ज़ीरो। सबकी वैल्यू बाकी सबकी कैसी आ रही है, ज़ीरो आ रही। तो ऐसे ही सिमिलरली आप इन दो केस में भी करके देखिएगा, है ना। तो उन दो केस में भी हमको क्या मिलेगा, एक ही की वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ पे हमको क्या मिल रही है, वन मिल रही है। तो इससे हमको पता चलता है कि अगर हम कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म ले लेते हैं, कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म ले लेते हैं हम, और वैल्यू असाइन कर देते हैं ज़ीरो वन की, तो हमेशा हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक ही टर्म की वैल्यू क्या होगी, हमारी वन होगी। जैसे ऊपर वाले में इसकी थी, फिर देन इसकी थी, फिर देन इसकी थी। तो ये आया समझ में आपको। तो ये हेंस क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो इसी चीज़ को हम आगे यूज़ करने वाले हैं। तो ये बूल्स एक्सपांशन थ्योरम है जो कि हमको इस पूरे लेक्चर में पढ़ना था, मेन हमारा यही है। तो बूल्स एक्सपांशन थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं सबसे पहले। एनी बूलियन फंक्शन एफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डॉट 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 एक्स एन ऑफ एन वेरिएबल्स कैन बी एक्सपांडेड एज गिवन बिलो। तो अब हमको देखना एक्सपांशन थ्योरम है, तो हम यहाँ पे एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास n वेरिएबल का बूलियन फंक्शन है तो हम उसको इस तरीके से एक्सपांड कर सकते हैं, जहाँ पे ये जो हमने 1 2 1 1 लिया है, इसका मतलब है इन सारे वेरिएबल्स की वैल्यू 1 है। यहाँ अगर हमने 0 1 1 लिया है तो इसमें जो फर्स्ट वेरिएबल है दैट इज़ x1, उसकी वैल्यू 0 है, बाकी सबकी वैल्यू क्या है, 1 है। इसी तरीके से ये आगे कॉन्सेप्ट जा रहा है, लास्ट वाले में सबकी वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर 0 1 आर द वैल्यू गिवन टू द वेरिएबल्स x1 x2 x3 डॉट 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 xn। तो नेक्स्ट सबसे पहले मैंने आपको इसका एक वेरिफिकेशन दिया है, मतलब एक मैंने जैसे यहाँ पे अपन को क्या दिया हुआ है, n वेरिएबल पे हमको प्रूव करना है। तो मैंने यहाँ 2 वेरिएबल पे एक्सपांड करके दिखाया है कि एक्सपांड होता है कि नहीं होता है। देन मैं आपको इसका प्रूफ बताऊँगी n वेरिएबल पे। ठीक है, तो अगर आपने वेरिफिकेशन समझ लिया थोड़ा सा, तो आपको n वेरिएबल पे इमेजिन करने में थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे वेरिफिकेशन दिया है। तो ये है वेरिफिकेशन ऑफ बूल्स एक्सपांशन थ्योरम, तो वो हम करते हैं। तो अब देखो सबसे पहले हमको क्या मिल जाता है, लेट्स टेक अ बूलियन फंक्शन। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, बूलियन फंक्शन ले लेते हैं, यही हमारा थ्योरम भी कहता है। तो बूलियन फंक्शन हमने 2 वेरिएबल का ले लिया, तो एफ एक्स वाई ले लिया। ऑफ डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म का ले लिया, तो उसकी डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म हमने क्या रख ली, एफ एक्स वाई, जिसको हमने बराबर रख दिया एफ एक्स वाई इज इक्वल टू में एक्स डॉट वाई डैश। अब यहाँ पे ये जो डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म ही क्यों लिया है, इसका रीज़न जैसे ही हम प्रूव करेंगे उसके स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा।
तो उस थ्योरम का हम यूज़ करेंगे। तो हमको यहाँ पे एक डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म लिया हमने। तो देखो हमने डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म ले लिया। डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म ये इसलिए है क्योंकि जो इसकी टर्म है, ईच टर्म मस्ट बी अ मिनिमल बूलियन फंक्शन। तो इसकी तो एक ही टर्म है और वो टर्म भी हमारी कैसी है, मिनिमल बूलियन फंक्शन है। मिनिमल बूलियन फंक्शन मतलब जितनी वेरिएबल की है उतनी ही वेरिएबल के टर्म्स यहाँ पे भी होने चाहिए। तो दो वेरिएबल के तो दो टर्म्स हैं यहाँ, दो वेरिएबल से यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारी क्या हो गई, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म हो गई। तो अब ये डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म हमने ले लिया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द बोल्स एक्सपांशन थ्योरम, हम इसको एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमको कैसे एक्सपांड करना है, इस तरीके से एक्सपांड करना है। अगर हम बोल्स एक्सपांशन थ्योरम को देखते हैं तो यही लिखा हुआ है ना कि पहले यहाँ थ्योरम वो लिखो, फंक्शन लिखो और फिर जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 0 1 के वो बनाओ। और यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये जो सब लिखे हुए हैं ये सब क्या है, हमारे मिनिमल बूलियन फंक्शंस हैं। ये सब जो लिखी हैं ये सब क्या है, मिनिमल बूलियन फंक्शन। मिनिमल बूलियन फंक्शन n वेरिएबल पे है तो n के n टर्म्स यहाँ आने चाहिए, मतलब सॉरी टर्म्स नहीं यूज़ करेंगे यहाँ, n के n वेरिएबल्स यहाँ यूज़ होने चाहिए मल्टीप्लिकेशन के साथ। और है यहाँ पे तो कभी डैश के साथ यूज़ हो रहे हैं, कभी डैश के साथ नहीं यूज़ हो रहे हैं, बट होने तो सारे चाहिए, n के n यहाँ पे यूज़ होने चाहिए। तो हो रहा है। तो यहाँ पे यही सेम कॉम्बिनेशन पे हम 2 वेरिएबल पे लिख रहे हैं। तो यहाँ f(x, y) लिख लिया हमने। अब जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन 1 और 0 के साथ बन सकते थे वो बना दिए हमने यहाँ पे। प्रीवियस वेरिफिकेशन पे भी हमने देखा था 4 कॉम्बिनेशन बन रहे थे, तो वो 4 कॉम्बिनेशन हमने यहाँ बना लिए। वो 4 कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमको यहाँ देखना है कि हमको यहाँ पे मिनिमल बूलियन फंक्शन बनाना था, यहाँ पे मिनिमल बूलियन फंक्शन भी जितने मैक्सिमम बन सकते हैं 2 वेरिएबल पे पहले हम वो बनाएंगे। और हमने इन जनरल यहाँ पे लिख दिया। तो मिनिमल कितने बन सकते हैं 2 वेरिएबल पे, मिनिमल बूलियन फंक्शन मैक्सिमम, ये हमको बूल्स थ्योरम देता है। 2 n वेरिएबल पे 2 की पावर n, तो 2 वेरिएबल पे 2 की पावर 2 विच इज़ इक्वल टू 4, है ना। तो हमको यहाँ पे 4 मिल जाएंगे मिनिमल बूलियन फंक्शन। तो हमने यहाँ पे 4 मिनिमल बूलियन फंक्शन भी लिख लिए। तो ये हो गया हमारा बूल्स एक्सपांशन थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने उसको एक्सपांड कर दिया। अब हमको देखना है कि एक्सपांड हो पाता भी है कि नहीं हो पाता। तो हमको क्या लिखना है कि f(x, y) इज इक्वल टू में दिस पूरा एक्सप्रेशन इज इक्वल टू में x डॉट वाई डैश। ये हमको प्रूव करना है कि ये बराबर में ये होना चाहिए। तो देखते हैं हो पाता है कि नहीं। यहाँ पे हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं 0 1 की। क्यों असाइन कर रहे हैं, ताकि हमको इनकी वैल्यू मिल जाए, f1 1 की वैल्यू मिले, f1 0 की वैल्यू, f0 1 की वैल्यू और f0 0 की वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, जब 1 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे f1 1 का मतलब क्या है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। तो कौन सा वाला केस आ जाता है, f1 1 के लिए अगर हम करते हैं तो हमको ये वाला केस कवर करना पड़ेगा। तो x डैश मेरा 0 हो जाएगा, y डैश मेरा 0 हो जाएगा। तो x y डैश क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 है मेरी और y डैश की वैल्यू 0 है। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर अब इससे हमको क्या पता चला कि f1 1 की वैल्यू क्या है हमारी, 0। f1 कॉमा 1 की वैल्यू हमारी क्या है, 0 है। यहाँ से ये समझ में आया। नेक्स्ट हमको चाहिए f1 0 की वैल्यू चाहिए। f1 0 की वैल्यू का मतलब है ये वाला हमको देखना है। तो यहाँ पे जो अगर x की वैल्यू 1 है तो x डैश की वैल्यू 0 हो जाएगी, y की वैल्यू 0 है तो y डैश की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो x y डैश करेंगे तो x की वैल्यू 1 है, y डैश की वैल्यू 1 है, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इससे हमको समझ में आता है कि f1 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे अब हमको चाहिए f0 1 की वैल्यू चाहिए। तो f0 1 की वैल्यू के लिए हमको ये वाला केस कंसीडर करना पड़ेगा। तो x अगर 0 है तो x डैश मेरा 1 होगा, अगर y मेरा 0 है, y मेरा 1 है तो y डैश मेरा 0 होगा। तो x y डैश निकालना है तो x की वैल्यू 0 है और y डैश की वैल्यू मेरी 1 है। तो दोनों का प्रोडक्ट मेरा क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से हमको समझ में आया f0 1 की वैल्यू क्या है, 0 है। नेक्स्ट हमको यहाँ पे फाइंड करनी है f0 0 की वैल्यू। तो f0 0 की वैल्यू के लिए हम ये वाला केस कंसीडर करेंगे जहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो x डैश की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 0 है तो y डैश की वैल्यू 1 होगी। तो x y डैश हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 और y डैश की वैल्यू 1, दोनों का प्रोडक्ट हमको क्या दे देगा, 0। तो हमको मिला कि f0 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमने देखा कि ये इन सब की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है और इसकी वैल्यू 1 आ रही है। अगर हम ये की वैल्यू और इसकी वैल्यू या इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमको मिल जाएगा f(x, y) इज इक्वल टू में x y डैश, यही मिलेगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया,
ये 0 हो गया, तो बचा क्या है ये, और इसकी वैल्यू क्या है, f10 की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू एक्स डॉट वाई डैश क्या हो जाएगा हमारा, एक्स वाई डैश आ जाएगा। तो समझ में आया यहाँ से, हेंस वेरीफाई हो गया बूल्स एक्सपांशन थ्योरम इन टू वेरिएबल में अगर हमारा बूलियन फंक्शन है। तो इसी को हमको यहाँ पे प्रूव करना है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहला जो आपको आंसर मिलना चाहिए कि हमने डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म क्यों लिया है, वही लिखा हुआ है प्रूफ में, लिखा है वी हैव अ थ्योरम स्टेटेड, प्रूफ में आप ध्यान दीजिए, वी हैव अ थ्योरम स्टेटेड दैट एवरी फंक्शन विदाउट कांस्टेंट of a Boolean algebra is equal to a function in disjunctive normal form। तो यहाँ पे ये जो थ्योरम है वो हमसे स्टेट ये कर रहा है कि अगर मैं बूलियन अलजेब्रा का कोई भी फंक्शन उठाऊं जिसके पास क्या है, कांस्टेंट नहीं है, तो वो अपने आप क्या दे देता है हमको, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म दे देता है। तो उसी बेसिस पे हमने एक यहाँ n वेरिएबल का फंक्शन लिया है, और इसी थ्योरम के बेसिस पे ये जो हमने यहाँ लिखा है ये एक डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म लिखने की कोशिश की है, लिखा है हमने। तो डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म लिखने के लिए सबसे पहला ध्यान होना चाहिए हमारा कि जो ईच टर्म है वो मिनिमल बूलियन फंक्शन होनी चाहिए। अब मिनिमल बूलियन फंक्शन का मतलब ये है कि अगर n वेरिएबल की है तो n वेरिएबल का मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब वो चाहे डैश के साथ हो, अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ हो, चाहे बिना कॉम्प्लीमेंट के साथ हो, बट होना तो n वेरिएबल ही चाहिए। तो यहाँ दिख रहा है n वेरिएबल, यहाँ दिख रहा है n वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा n वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन। इस तरीके से हमने n वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन लिया। अब इन जनरल अगर हमको लिखना है, अब हमको तो पता नहीं है डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म कितने टर्म का है ना, तो इन जनरल इसके पास मैक्सिमम कितने टर्म्स हो सकते हैं डिस्टिंक्ट। फिर हम अगेन बूल्स थ्योरम पे जाते हैं। बूल्स थ्योरम हमसे कहता है इसके पास मैक्सिमम डिस्टिंक्ट टर्म्स कितनी हो सकती है, जितनी डिस्टिंक्ट हमारी मैक्सिमम मिनिमल बूलियन फंक्शन बन सकते हैं, तो वो कितने बन सकते हैं, 2 की पावर n बन सकते हैं। इसलिए हमने जो इसका एक्सपांशन है b 2 की पावर n तक किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये b यूज़ हो रहे हैं, b के यूज़ किए यहाँ से भी हमारा काम चल जाता। ठीक है, बट अगर इन केस अगर सबके सब तो ज़रूरी नहीं है, डिसजंक्टिव और कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में यही तो अंतर है। डिसजंक्टिव में क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि सारे मैक्सिमम जितने हों वो सारे के सारे टर्म उसके अंदर आए, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कि अगर हम इसकी मैक्सिमम की बात करें तो 4 होने चाहिए, बट हमने यहाँ पे एक ही लिया, तो ये हमारा डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है। तो यही कॉन्सेप्ट के कारण हमने यहाँ पे ये जो b1 b2 bi ये जो b2 की पावर n तक लिया हुआ है। तो ये इसलिए लिया हुआ है कि अगर जौन सी भी टर्म हमारी नहीं आ रही है, मैक्सिमम तो 2 की पावर n तक टर्म हो सकती हैं, बट जो टर्म नहीं आ रही हो उसके आगे हम क्या, उसका जो कोफिशिएंट है जो bi है वो उसका कैसा हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है वेयर ऑल bi's आर 0 और 1। तो अकॉर्डिंग टू द डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म जो भी है उसके अकॉर्डिंग 0 और 1 हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है दैट, अब ये आ गया हमारा, अब हम यहाँ पे जो हमने अभी थ्योरम हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है, जो अभी सबसे स्टार्टिंग में हमने थ्योरम का वेरिफिकेशन किया था वो थ्योरम यहाँ लिखा हुआ है। So by the theorem that only one term of a disjunctive normal form of Boolean function f x1 x2 x3 dot 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 xn will assume the value 1 and the rest of the term have value 0 for any arbitrary assignment of 0 and 1 to the variables। मतलब अगर मैं 0 और 1 वैल्यू असाइन करती हूँ, कोई भी 0 1 की वैल्यू कोई भी कॉम्बिनेशन उठा के मैं अगर असाइन करती हूँ इन वेरिएबल्स पे, तो एक ही टर्म मेरे को ऐसी मिलेगी जिसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, रेस्ट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये हमने फर्स्ट वाले वेरिफिकेशन पे देखा था। तो वही ये वाली जो सेम थ्योरम है इसका ही हम यहाँ पे एप्लीकेशन करेंगे। तो हमको जो एक टर्म है वो वैल्यू 1 देगा, तो उसके कारण जो LHS पार्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। RHS पार्ट भी हमारा 1 आ जाएगा, क्योंकि रेस्ट सारी टर्म हमारी कैसी हो जाएंगी, 0 हो जाएगी। सिर्फ एक टर्म की वैल्यू क्या रह जाएगी, हमारी 1। तो अगर मान लो कि rth टर्म है जिसकी वैल्यू 1 हो गई, तो वो क्या हो जाएगा, 1। तो rth टर्म की वैल्यू 1 है, तो BR की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, है ना। ऐसे ही हमको BR की वैल्यू 1 मिल गई।
ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बिठाएंगे और ऐसे ही हम बार बार अलग अलग दोबारा करते जाएंगे। तो बाय सिमिलर आर्ग्यूमेंट ऑन आर्बिट्री असाइनमेंट ऑफ वैल्यू 0 and 1 टू द वेरिएबल्स वी आर एबल टू एवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ ऑल बी आईज। ऐसे ही हम करते जाएंगे तो हमको सारी बी आईज की वैल्यूज़ अपने आप मिलती जाएंगी, और जैसे ही हमको बी आईज की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी, है ना, तो ये जो फॉर्मेट में लिखा है यही हमारा एक क्या बन जाएगा, यही जो फॉर्मेट में जो यहाँ पे ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है यही हमारी क्या हो जाएंगी, बी आईज की वैल्यूज़ होती जाएंगी, क्योंकि एक की वैल्यू ही 1 होगी तो इस कारण से हमको बी आईज की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। तो जैसे ही हमको बी आईज की वैल्यूज़ मिल जाएंगी तो हम कोई भी डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म को बूल्स एक्सपांशन के थ्रू हम एक्सपांड करके देख पाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा एक एग्जाम्पल आ जाता है, फाइंड द कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म इन वन वेरिएबल दैट इज एक्स। ठीक है, तो अब मेरे को कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म बनाना है। तो कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहला ध्यान हमको क्या रखना है कि जो ईच टर्म कैसी होनी चाहिए, मिनिमल बूलियन फंक्शन होनी चाहिए, मिनिमल बूलियन फंक्शन होनी चाहिए, मिनिमल बूलियन फंक्शन होनी चाहिए। तो मिनिमल बूलियन फंक्शन होने के लिए टर्म में जितने वेरिएबल है प्रोडक्ट में उतना ही होना चाहिए जितने वेरिएबल। तो यहाँ सिंगल वेरिएबल है तो प्रोडक्ट में हमारा क्या जाएगा, सिंगल आएगा ये। अब टर्म्स कितनी होनी चाहिए डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में टर्म्स कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 2n n वेरिएबल पे। तो टर्म्स मैक्सिमम नहीं, इस पर एग्जैक्टली 2n टर्म्स होनी चाहिए, क्योंकि अब हम यहाँ पे किससे डील कर रहे हैं, कंप्लीट से डील कर रहे हैं। तो 2n होनी चाहिए। तो 2n के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, 2 वेयर n इज द नंबर ऑफ वेरिएबल, तो 1 है तो इस कारण से ये तो टू टर्म्स मिलनी चाहिए हमको। तो ये मिल रहा है, फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, तो 2 टर्म हमको मिल रही। तो ये हमारा क्या बन गया, 1 वेरिएबल पे कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। अब हमको यहाँ पे ये वैल्यू 1 क्यों आ गई, अगर इसको आप दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, फर्स्ट तो आपको जो टेबुलर फॉर्म अभी जो अलग अलग कॉम्बिनेशन आप 0 और 1 की वैल्यू के असाइन करेंगे, तो ये अगर सिंगल वेरिएबल पे है तो एक बार तो x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 0 है तो x डैश की वैल्यू 1 होगी। तो x प्लस एक्स डैश करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू में 1 आ जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया किस कॉम्बिनेशन के लिए, जब हमने x 0 रखा था और x डैश 1 आ गया था। अब ऐसे ही अगर x मेरा 1 है तो x डैश मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। विथ सेम x प्लस एक्स डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन से भी हमारी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो अगर मेरे को वैल्यू 1 निकालनी है तो एक तो मैं अलग अलग जितने कॉम्बिनेशन है पॉसिबल वो करूँ, बट यहाँ 1 वेरिएबल था तो ये करना ईजी भी था तो मैंने करके देख लिया। बट अगर ये 1 से ज़्यादा या फिर 2 से ज़्यादा, 2 भी फिर भी आप कर पाओगे, 2 से ज़्यादा हो जाता है तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का भी होल्ड करवा के अपन डायरेक्ट प्रूफ कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ये बूलियन अलजेब्रा, जो हमारा ये बूलियन अलजेब्रा है, ये बूलियन अलजेब्रा के जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी अवयव होते हैं, वो सब इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। और इस प्रॉपर्टी या इस लॉ का नाम है कॉम्प्लीमेंट, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ये क्या कहता है, अगर मैं एक्स के कॉम्प्लीमेंट के साथ प्लस ऑपरेशन से ऑपरेट कराऊँ तो आंसर मेरा क्या आएगा, आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन आएगा। ठीक है, अगर मैं एक्स का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ प्रोडक्ट मतलब डॉट के साथ ऑपरेशन कराऊं तो आंसर क्या आएगा, एडिशन की आइडेंटिटी आएगी। ये लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट कहता है ना। ये लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट कहता है कि अगर कोई एलिमेंट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर एडिशन के साथ अगर ऑपरेशन कराते हैं तो आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन की, और मल्टीप्लिकेशन के साथ ऑपरेशन कराते हैं तो आइडेंटिटी एडिशन की आती है। तो यहाँ दिख रहा है आपको, ये प्लस के साथ ऑपरेट हो रहा है कॉम्प्लीमेंट एक्स का एक्स के साथ, तो ये आंसर क्या दे देगा, आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन की, जो कि क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सेम एग्जांपल देखते हैं, फाइंड कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म इन 2 वेरिएबल्स एक्स वाई के लिए पहले तो कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म आपको फाइंड करना है और फिर वैल्यू बताना है कि 1 होगी कि नहीं होगी। तो कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म के लिए तो इसकी एग्जैक्टली टर्म्स कितनी होनी चाहिए, 2 जो कि क्या आ जाएगा, 4। तो टर्म्स 4 होनी चाहिए। ईच टर्म शुड बी अ मिनिमल बूलियन फंक्शन। तो ईच टर्म में कितनों का प्रोडक्ट होना चाहिए, 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट होना चाहिए, भले चाहे वो अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ प्रोडक्ट हो रहा हो चाहे वो खुद के साथ हो रहा। तो हमने यहाँ 4 टर्म ले ली, एक तो एक्स वाई ले लिया, एक एक्स डैश वाई ले लिया, एक एक्स वाई डैश ले लिया, एक एक्स डैश वाई डैश ले लिया। तो हमने ये फॉर्मेट फॉलो किया तो हमको 4 टर्म मिल रही है। चारों के चारों टर्म्स कैसी है, डिस्टिंक्ट है।
और ये मिनिमल बूलियन फंक्शन भी है, तो ये क्या बन गया हमारा कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म इन 2 वेरिएबल बन गया। ये बना लिया। अब वैल्यू 1 चाहिए, तो इसको भी सेम हम क्या कर सकते हैं, टैबुलर फॉर्म से भी कर सकते हैं। इसको भी हम सेम क्या कर सकते हैं, टैबुलर फॉर्म से कर सकते हैं। बट आप देख सकते हैं कि टैबुलर फॉर्म से करेंगे तो 4 कॉम्बिनेशन मिलेंगे, 4 कॉम्बिनेशन के लिए 4 केसेस मिलेंगे, करना बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, मतलब लेंदी हो जाएगा, है ना। तो अब हम यहाँ पे भी रूल का यूज़ कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, ये और ये, इन दोनों टर्म्स में आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी, एक्स। तो हम इन दोनों टर्म्स में से एक्स कॉमन निकालते हैं, तो हमारी रिमेनिंग टर्म क्या बचेगी, एक्स डॉट वाई प्लस वाई डैश बच रही है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं इस लॉ को। तो यहाँ पे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा ये चीज़ आ जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिमेनिंग ये 2 टर्म बची हमारी। इन 2 टर्म पे आप देखते हैं ध्यान से, तो एक एक्स डैश कॉमन मिल रहा है दोनों में। अगर दोनों का एक्स डैश कॉमन निकालते हैं तो हमको ये वाली टर्म मिलेगी, एक्स डैश वाई प्लस वाई डैश, ये हमको टर्म मिलेगी। तो ये लिख ली। अगेन बाय द लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, सिंस हमको ये पता है कि ये चीज़ होल्ड होगी क्योंकि बूलियन अलजेब्रा के ही फंक्शन बन रहे हैं, तो एलिमेंट बूलियन अलजेब्रा का ही है, तो y के कॉम्प्लीमेंट के साथ एडिशन ऑपरेशन के साथ ऑपरेट कराएंगे, तो आइडेंटिटी किसकी आएगी, मल्टीप्लिकेशन की, जो कि 1 आनी चाहिए। तो अगर इसको हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो एक्स डॉट 1 प्लस एक्स डैश डॉट 1 आ जाएगा हमारा। तो x डॉट 1 करेंगे तो x आ जाएगा, x डैश डॉट 1 करेंगे तो भी x डैश आ जाएगा, और इन दोनों पे अगेन हमने लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट लगाया है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगी। यही हमको प्रूव करना था। अब ये वाला प्रूफ आप खुद करके देखिएगा। पहले तो एक कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म निकालिएगा इन 3 वेरिएबल। तो 3 वेरिएबल का कंप्लीट डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में टर्म्स कितनी होंगी, जितनी मैक्सिमम टर्म हो सकती है मिनिमल बूलियन फंक्शन की, तो एग्जैक्टली उतनी ही टर्म होंगी, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट की बात कर। तो कितनी होगी, 2 की पावर 3 डेट इज इक्वल टू में 8। आई बात समझ में, 8 टर्म्स होंगी। अब 8 टर्म्स में 8 टर्म्स को आपको लिखना है और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। अब वो चाहे अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ आए चाहे विदाउट कॉम्प्लीमेंट, जैसे ऐसे लिखा हुआ है ऐसे 3 वेरिएबल के आप लिखेंगे। और फिर उसके बाद वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये जो लॉ लगा हुआ है जैसे कॉमन निकालने वाला, कॉमन निकालेंगे जिन टर्म्स में से जो कॉमन निकल रहा है, और कॉमन निकालने के बाद अंदर कुछ जो बचेगा वो कुछ इस टाइप का ही बचेगा, वाई प्लस वाई डैश या एक्स प्लस एक्स डैश बच जाएगा, या आपका जेड प्लस जेड डैश बचेगा। तो कुछ इस टाइप के टर्म कॉमन बचेंगे, उस पर आप अगेन ये लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, तो वैल्यू अपने आप क्या आने लगेंगी, 1 आने लगेगी। जैसे ये 2 स्टेप में कन्वर्ट, 2 स्टेप में हो गया था अपना, एक फर्स्ट स्टेप में ये किया था, सेकेंड स्टेप में ये आ गया था, वो 3 स्टेप में अपना कवर हो जाएगा और ये होके आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे आपको समझ में आया आज के लेक्चर में कि बूल्स एक्सपांशन थ्योरम को कैसे हम प्रूव करते हैं, उसका स्टेटमेंट क्या होता है, उससे रिलेटेड एग्जांपल देखिए, उसका वेरिफिकेशन देखा, और उसमें यूज़ होने वाले कुछ थ्योरम्स का भी हमने वेरिफिकेशन देखा। तो नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे हम। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है, या अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में भी मेरे को बता सकते हैं। कुछ जो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।